स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव की बिहार न्यूज कार्यक्रम में। मैं फिरदौस गनी। आज 7 दिसंबर की बिहार की खबरों की ओर चलते हैं, विस्तार से बात करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे कि असम की भाजपा सरकार के बीफ बैन के फैसले का एनडीए में ही विरोध शुरू हो गया है। जहां केंद्र और बिहार में भाजपा की सहयोगी जेडीयू ने हेमंत सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे राजधर्म के विपरीत बताया है, साथ ही असम सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। लोगों को विकल्प देना चाहिए। सरकार को इसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। यह फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से परे है। जी हाँ, बिहार में एनडीए सरकार के 11 महीने के शासनकाल में यह पहली बार है जब जेडीयू ने किसी बीजेपी शासित राज्य के फैसले का खुल करके विरोध किया है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे अन्य मुद्दों पर नीतीश की पार्टी अब तक या तो तटस्थ रुख अपना रही थी या फिर संभल कर बयान दे रही थी, लेकिन बीफ बैन के फैसले पर जेडीयू अब खुल करके विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ठंड का मौसम है और बाकी इस मौसम में मौसम जनित बीमारियों से बीमार बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बच्चों को ओआरएस की घोल और फिर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। जो आपको बता दूं कि सीएचसी के शिशु रोग विशेषज्ञ और फिर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शशि शेखर ने बताया है कि रात में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, जबकि दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जा रहा है। ऐसे में सर्द गर्म की शिकायत बच्चों में आ रही है, यानी कि दिन में गर्मी और रात में सर्दी। जब बच्चे सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। दम घुटने की शिकायत भी बच्चों में आ रही है। जहां ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन देकर के स्वस्थ किया जा रहा है। इन दिनों मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से 2 बेड का अलग डेंगू वार्ड बनाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में 25% बच्चों की संख्या बताई जा रही है। हालांकि सीएचसी में मौसम जनित बीमारियों से निपटने के लिए सभी प्रकार की दवा उपलब्ध होने का दावा अस्पताल प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, साल 2025 में महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर के 1500 रुपए और 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ये बात बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में कही है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी पूरे बिहार में हर जिले में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन सरोकार से जुड़े हुए जनसभाओं को, जन समस्याओं को एकत्रित कर रहे हैं। यह संवाद यात्रा का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को बताना है कि 17 माह में उनके शासनकाल में किए गए विकास योजनाओं के अलावा आरक्षण सीमा को 75% तक करने, जाति आधारित गणना कराना, वादा के अनुसार 5 लाख नौकरी देने के ऐतिहासिक कार्य को आम लोगों तक पहुंचा करके उन्हें जागरूक करना है। साथ ही पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बना करके साल 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाना है। जय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। वो थक गए हैं। यह सदन में एक भी गंभीर शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। यह शायद उन्हें बयान देने से रोका जा रहा है। यह शासन करने का तरीका बता रहा है कि पहले वाले सीएम नीतीश कुमार के बदले कोई अधिकारी चला रहा है। सभाओं को उम्मीद रहती है कि विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दें। बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध दोनों तेजी के साथ बढ़ रही है। पुलिस की कार्यशैली फेल है। अनुसंधान के नाम पर उपलब्धि शून्य है। दोस्तों, पटना में नगर विकास एवं आवास मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने पटना मेट्रो को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल 15 अगस्त से पहले ही पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। जहां उन्होंने कहा है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, समय समय पर हम लोग इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि मॉनिटरिंग की जा रही है। अगले साल स्वतंत्रता दिवस से पहले पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। मेट्रो में लोग आसानी से सफर कर सकेंगे। नितिन नवीन ने कहा कि प्रायोरिटी कॉरिडोर जो तय किया गया है, वहाँ के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जब मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक सबसे पहले मेट्रो का परिचालन शुरू होगा, इससे पटना वासियों को काफी सहूलियत होगी। आपको बता दूं कि पटना के मलाही पकड़ी में आईएसबीटी तक पहली मेट्रो चलाई जाएगी। इसके बाद मेट्रो को तख्त हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा से पटना एयरपोर्ट और फिर पटना जंक्शन को जोड़ा जाएगा। बिहार सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की निगरानी में समय से परिचालन शुरू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसी साल अगस्त महीने में कैबिनेट की बैठक में डीएमआरसी को बिहार कैबिनेट से 115 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल गई थी।
दोस्तों आजकल भारत में चाइनीज चीजों ने बाजार पर अपना दबदबा बना लिया है। आपको बता दूं कि हाल के दिनों में झारखंड का चाइनीज मुर्गी बाजार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हजारीबाग में कुछ पशुपालक इसका व्यापार कर रहे हैं। इन मुर्गियों का साइज देसी मुर्गी से बड़ा होता है। जब चाइनीज मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसी वजह से इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जहाँ ये मुर्गी बाजार में 600 रुपए जोड़ी में बेची जा रही है। इसकी खासियत यह है कि 4 महीने में इसका वजन 3 किलो तक हो जाता है। ये मुर्गियां 4 किलो तक की होती है। झारखंड आए पशुपालकों का कहना है कि पिछले 3-4 सालों से यहां उनका आना हो रहा है। जब वे रांची, बोकारो, गोला में पहले भी इन मुर्गियों को बेच चुके हैं। जहां एक मुर्गी 20 सप्ताह की आयु से 78 सप्ताह की आयु के बीच अंडे देती है। चाइनीज मुर्गियां 1.5 महीने की उम्र से ही अंडे देने लगती है। इनकी फार्मिंग करने वालों को काफी फायदा होता है। इन मुर्गियों को अनाज, बीज और फिर फलियां खिलाया जाता है। इसके एक अंडे की कीमत लगभग 12 से 15 रुपए होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि सभी मुर्गों का रंग एक जैसा होता है। दोस्तों बिहार में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार में रबी फसल की बुआई शुरू होने के साथ ही यूरिया की किल्लत को लेकर के हाहाकार मच गया है। कैमूर में गेहूं की बुआई का दौर चल रहा है। इसी बीच खाद की किल्लत ने किसानों की बेचैनी बढ़ा दी है। जब दिन में किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं तो फिर वहीं पर खाद के लिए उनके परिजन, बीवी और बच्चे रात से ही बिस्कोमान केंद्र के पास खाद के लिए लाइन लगाने को मजबूर है। आपको बता दूं कि इसी बीच मोहनिया में बिस्कोमान केंद्र पर देर रात से लाइन में लगे महिला पुरुष के बीच केंद्र खुलते ही धक्का मुक्की होने लगी है। इस धक्का मुक्की में एक महिला गिर गई और फिर जिससे उसका सर फट गया। जहां स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घायल महिला को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। आपको बता दो कि भीड़ की व्यवस्था को देखते हुए बिस्कोमान केंद्र के प्रभारी द्वारा पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की उपस्थिति में खाद का वितरण किया जा रहा है। किसानों को चिंता है कि रात से ही लाइन में लगने के बाद भी 4 बोरा ही खाद प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। जहाँ उसके ऊपर से जबरदस्ती नैनो यूरिया लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है और नहीं लेने पर खाद नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है, चिंतित है। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के स्टूडेंट असमंजस में है। यह छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोचिंग माफियाओं की मर्जी के अनुसार पैटर्न बदला गया है। उन्होंने कहा कि अब कोचिंग संचालक ही तय करेंगे कि कौन डीएसपी बनेगा और कौन डिप्टी कलेक्टर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि छात्रों की मांग के साथ हमारी पार्टी खड़ी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होनी चाहिए। जब परीक्षा एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए और फिर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करके माफियाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है और फिर हमारी पार्टी राजद इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार इस पर विचार करे, जब वरना अंजाम बुरा होगा। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर के अनुरोध किया था कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को बढ़ाया जाए, क्योंकि सर्वर डाउन रहने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नॉर्मलाइजेशन के विषय पर सरकार से स्पष्ट नीति अपनाने की भी आग्रह किया है। दोस्तों बिहार में शिक्षा विभाग ने अगले साल यानी कि साल 2025 के लिए स्कूलों का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में विभाग ने छुट्टियों की घोषणा की है। शिक्षा विभाग की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 2025 में पड़ने वाले त्यौहार और पर्व की जानकारी है। आपको बता दूं कि इस लिस्ट में वहीं पर पर्व और फिर त्यौहार शामिल है जिन पर स्कूल बंद रहेंगे। ये लिस्ट बिहार के सरकारी राजकीयकृत परियोजना प्राइमरी, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों पर लागू होगी। बिहार शिक्षा विभाग के एससीएस डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया है कि ये लिस्ट सभी धर्मों के त्योहारों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। इस लिस्ट में हिंदू, मुस्लिम, सिख और फिर ईसाई सभी धर्मों के फेस्टिवल शामिल है। 2025 में रविवार को हटा करके कुल 65 छुट्टियां बच्चों और फिर शिक्षकों को मिलने वाली है। जब बिहार में अगले साल स्कूलों में पहली छुट्टी 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के वाले दिन होगी। जनवरी महीने में कुल 3 फेस्टिवल की छुट्टियां हैं। जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति और फिर उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का भी छुट्टी होगा। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल गर्मियों की छुट्टियां 20 दिन की रहने वाली है। जी हाँ, ये छुट्टियां 2 जून से 21 जून तक चलेगी। इस दौरान ईद उल जुहा, बकरीद और फिर कबीर जयंती की छुट्टी भी इस वेकेशन में रहने वाली है। आपको बता दें कि दीपावली के आसपास भी स्टूडेंट को 1 हफ्ते से अधिक की छुट्टी मिलेगी। जहाँ दीपावली के मौके पर 20 से 29 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। फिर साल के आखिर में सर्दियों के समय भी 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। दोस्तों
दोस्तों, बिहार से विभिन्न पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों तक यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत बिहार से उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक 300 से अधिक नए अंतर्राष्ट्रीय बस रूटों पर करीब 5000 नई बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इन मार्गों पर बस परिचालन के लिए परमिट आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक वाहन मालिक 30 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जहां आपको बता दें कि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार यात्रियों के लिए सुगम और सुलभ आवागमन सुनिश्चित करने के लिए परमिट प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जहाँ ताकि अधिक वाहन स्वामी इन मार्गों पर बस सेवा शुरू कर सके। आपको बता दें कि राज्य परिवहन विभाग के अनुसार बिहार में 5522 अंतर क्षेत्रीय और फिर 323 अंतर राज्य मार्ग पहले से अधिसूचित है। वर्तमान में बिहार और फिर पड़ोसी राज्यों के बीच 4967 पद परमिट है। इन पदों के बारे में राज्यवार जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, बिहार के पूर्व डीपी ओझा का निधन हो गया है, जिसके कारण पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार ने एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी खो दिया है, जिसे जनता बहुत सम्मान और प्यार देती थी। आखिर क्यों बिहार की जनता उन्हें इतना पसंद करती थी, ये सवाल है। जब उनका व्यक्तित्व और फिर उनका काम ऐसा था कि वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि लोगों के दिलों में एक मिसाल बन गए थे। दोस्तों, बीजेपी के छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बिहार के लिए एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग की है। जहां राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट लागू किए जा चुके हैं, लेकिन 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार को एक भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नहीं मिल पाया है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सांसद के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजारुमु राममोहन नायडू ने बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कैसे मिल सकता है, इसका रास्ता भी बताया। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संसद में हवाई सेवा के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार 2008 से लेकर के अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट लागू कर चुकी है, मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव अभी तक लंबित है। राजीव प्रताप रूडी ने आगे कहा है कि वे जानना चाहते हैं कि बिहार में 14 करोड़ लोगों को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देने पर सरकार विचार करेगी या नहीं। जब भारत की आबादी का 10वां हिस्सा बिहार में रहता है, लेकिन यहाँ के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं मिल पाता है। विदेश जाने के लिए बिहार के लोगों को पूरे देश में जाकर के जहाज में बैठना पड़ता है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दरभंगा जिले में सनातन धर्म संघर्ष समिति के द्वारा विशाल आक्रोश मार्च पदयात्रा निकाला गया, जो मनोकामना मंदिर से निकल करके कर्पूरी चौक तक गई। इस यात्रा में भाजपा के नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा सहित सैकड़ों लोग इस आक्रोश पूर्ण पदयात्रा में शामिल हुए। यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर, बैनर, कट आउट लेकर के बांग्लादेश की सरकार का विरोध जता रहे थे। इस पदयात्रा में शामिल नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई के साथ बांग्लादेशियों की सरकार जिस प्रकार से क्रूरता कर रही है, वह भारत के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अविलंब बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बांग्लादेश में सुरक्षा मुहैया कराए। इस आक्रोश पूर्ण पदयात्रा के संयोजक राजीव कुमार मधुकर ने कहा कि बांग्लादेश की सरकार अगर हिंदू और फिर अल्पसंख्यकों को शीघ्र सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है, तो फिर दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनातनियों के द्वारा आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। दोस्तों, वीआईपी चीफ और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट की सलाह दे डाली है। जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए और फिर हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि वे दलित, महादलित, अति पिछड़ी जातियों के लिए काम करते हैं, तो फिर अब समय आ गया है कि उन्हें हमें भी अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। आपको बता दूं कि 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। जब बताया गया है कि सीएम नीतीश कुमार की इस यात्रा के लिए कैबिनेट ने 225 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। सीएम नीतीश कुमार के यात्रा खर्च पर सवाल करने पर मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री घूमने जा रहे हैं, हर ठंडी में वह घूमने जाते हैं, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने पूरे कार्यकाल सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने किसी भी सही चीज पर पैसा खर्च नहीं किया है। मुकेश सहनी ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि बिहार का अधिकारी वर्ग बिहार सरकार को चला रहा है।
बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी दफ्तर के सामने हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जब पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्रों को चोट लगी है, जब कुछ स्टूडेंट के सिर फटने की भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दूं कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में ये छात्र प्रदर्शन करने के लिए आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन छात्रों को खदेड़ने का काम किया। पुलिस ने पहले छात्रों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन जब छात्र नहीं हटे तो फिर पुलिस ने बल प्रयोग किया। आपको बता दूं कि पुलिस की कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो यूट्यूब और फेसबुक के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है, इसलिए आपको फोटो दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि फोटो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने छात्रों को दौरा दौरा करके पीट रहा है। जब पुलिस की इस कार्रवाई में 101 से 2 स्टूडेंट के सर पर गंभीर चोट लगी है। छात्रों का कहना है कि पुलिस उन पर बर्बरता कर रही है। हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आए थे। जब छात्रों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, हमें एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में पेपर कराना है। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इजरायल की तर्ज पर ही भारत में लोगों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना होगा। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी बात रखी। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए और फिर अपने देश की स्थिति को देखते हुए सभी हिंदुओं को इजरायल की तरह आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना होगा। मंत्री गिरिराज सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि बांग्लादेश की सरकार चरमपंथियों के दबाव के आगे झुक गई है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों में कोई भी अंतर नहीं है। भारत सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी की है। मैंने कल भी कहा था और फिर आगे भी कहना जारी रखूंगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही है वह मानवता पर एक गहरा आघात है। पाकिस्तान में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी और यहाँ के टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बांग्लादेश पर क्यों नहीं खुलती है। आज बांग्लादेश में हमारी हिंदू बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। भारत सरकार ने और फिर वहां के दूतावास ने इस पर पत्र लिखा है, लेकिन यह घटना समाज पर एक बहुत बड़ा आघात है। अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है लाठीचार्ज को लेकर के। अब इसी बात को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का काम है आग में घी डालना, विपक्ष का अब काम सिर्फ लोगों को भड़काना रह गया है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सरकार से 5 सवाल किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या उनके और फिर उनके बहुदलीय सरकार के लिए बिहार के वर्तमान और भविष्य बिहार के छात्रों के साथ संवाद स्थापित करना कठिन है? क्या आयोग द्वारा स्पष्टीकरण देना उनकी शान के खिलाफ है? क्या सर्वर की गड़बड़ी को स्वीकारते हुए फॉर्म भरने के लिए फिर से अवसर उपलब्ध कराना असंभव है? क्या पेपर लीक और कदाचार मुक्त परीक्षा की मांग करना अनुचित है? आयोग और फिर सरकार के रवैये को देख करके क्या अभ्यर्थी ये मान ले कि ये परीक्षा औपचारिकता मात्र है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने तेजस्वी यादव के इस सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा और फिर आपका बेटा अगर कम पढ़ा लिखा होता तो फिर उसे चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, लेकिन लालू यादव के चलते ये नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। ये तेजस्वी यादव नहीं, फेलस्वी यादव है। दोस्तों, केंद्र की सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के आम नागरिकों को सत्ता से हवाई सफर मुहैया कराने के लिए उड़ान स्कीम की शुरुआत की थी, लेकिन देश में एयरपोर्ट की कमी के कारण ये योजना उतनी सफल नहीं हो पाई। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने देश में उन राज्यों में नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है जिन शहरों में जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे में बिहार के 10 शहरों को भी इस स्कीम के लिए चुना गया है, लेकिन अब भी एयरपोर्ट के निर्माण में देरी हो रही है क्योंकि संबंधित जिलों में आधारभूत संरचना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आपको बता दो कि सिविल विमानन निदेशालय ने इन सभी जिलों के अधिकारियों को रिमाइंडर भेजा है और प्राथमिकता के आधार पर अपडेट रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में वरिष्ठ उप समाहर्ता जिला सामान्य प्रशासन प्रशाखा ने अपर समाहर्ता राजस्व को पत्र भेज करके इसकी जानकारी दी है। सिविल विमानन निदेशालय के पत्र का हवाला देकर के अपडेट रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आपको बता दो कि जिन हवाई अड्डों का विकास किया जाना है इसमें मुजफ्फरपुर पताई हवाई अड्डा, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपराई हवाई अड्डा शामिल है। इसका क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत विकास किया जाना निर्धारित है।
बिहार की राजनीति में एक और समाज सेवी की एंट्री हो गई है, जहां सन ऑफ मिथिला के नाम से प्रसिद्ध समाज सेवी संजीव मिश्रा विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आगामी 7 दिसंबर को पटना में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसको लेकर के राजधानी पटना की अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि संजीव मिश्रा छातापुर विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। संजीव मिश्रा की समाज में गहरी पैठ और व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए ये कदम वीआईपी पार्टी और फिर महागठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीति है। विशेष करके कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में संजीव मिश्रा की अच्छी खासी पकड़ रही है। जी आपको बता दूं कि समाज सेवा में संजीव मिश्रा की सशक्त उपस्थिति को लेकर के विशेषज्ञों का मानना है कि उनका चुनावी प्रभाव उनके सामाजिक कार्यों और फिर समुदाय में गहरा जुड़ाव के कारण बढ़ा है। जहां अधिकांश नेता दलीय नेतृत्व के पास जाकर के उम्मीदवारी का आग्रह करते हैं, वहीं पर संजीव मिश्रा के मामले में ये स्थिति पूरी तरीके से उलट है। उनका प्रभाव इतना गहरा है कि चुनावी उम्मीदवार बनने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से उन्हें खुद आग्रह किया जा रहा है। ये उनकी बढ़ती राजनीतिक पहचान और फिर समाज में व्यापक स्वीकार्यता को साबित करता है। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में हवा जहरीला हो गई है। जी हाँ, जिस हवा को हम लोग सांस ले रहे हैं वह हवा अब जहर बनते जा रहा है। आपको बता दूं कि देश के कई महानगरों से भी ज्यादा खराब यहाँ बिहार के जिलों में भी हवा खराब हो गई है। यहाँ के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। इसके पीछे एक मुख्य कारण पराली का जलाना भी है। आपको बता दूं कि अब इसमें कमी लाने के लिए राज्य सरकार काफी सख्त से कार्रवाई कर रही है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इस संबंध में घोषित नीति को दोहराते हुए चेतावनी दी है कि जो भी किसान पराली जलाता पाया जाएगा उसे अगले 3 साल के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ लेने से बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा जारी नियम के मुताबिक बिहार में पराली जलाने पर किसानों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए रद्द कर दिया जाता है। जैसे किसानों को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलना भी 3 साल के लिए बंद हो जाता है। ऐसे किसानों के फसल को भी पैक्स नहीं खरीदता है। इसके अलावा किसानों की सहायता के लिए सरकार जो योजनाएं चलाती है, पराली जलाते हुए पाए जाने पर सभी योजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी किसान हैं और अपने खेत में धान काटने के बाद पराली यानी कि पुआल जला देते हैं, जो कि डंडा बचता है, वो अगर जला देते हैं खेत में, तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है जो भी किसानों के लिए, वो सभी से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो आप अपने खेत में पराली बिल्कुल भी ना चलाएं, संयम से बरतें, संयम से काम लें और इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में राजनीतिक गणित में लगातार बदलाव हो रहा है और पारस की पार्टी की स्थिति भी साफ नहीं है। आपको बता दूं कि पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपति पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर गठबंधन से समझौता होता है और उन्हें मनपसंद सीटें मिलती है तो फिर वे सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि उनकी पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जाती है तो वे अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दूं कि पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। उनके निधन के बाद से लोक जनशक्ति पार्टी को विवाद और टूट का सामना करना पड़ा है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और पशुपति पारस भले ही पार्टी तोड़ करके अलग अलग हो गए हो, लेकिन दोनों नेता एनडीए गठबंधन के बैनर तले हैं। पशुपति पारस ने 2021 में लोजपा के अध्यक्ष पर कब्जा जमा लिया था और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए थे। दोस्तों, 2025 के चुनाव से पहले अति पिछड़ा को एकजुट करने की तैयारी में एनडीए जुट गई है। जो आपको बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है और इसमें पूरी सच्चाई भी है। जातियों को गोलबंद करके आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 15 साल बिहार में शासन किया, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा और फिर बीजेपी स्वर्ण वोटरों को एकजुट करके अभी सरकार चला रहे हैं। अब अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जहाँ उससे पहले अति पिछड़ा को गोलबंद करने की तैयारी में एनडीए के नेता जुट गए हैं। आपको बता दें कि पटना में शनिवार को महाजुटान होने जा रहा है। एनडीए की ओर से चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली का आयोजन पटना के मिलन स्कूल के मैदान में किया जा रहा है। इसके आयोजक प्रमोद चंद्रवंशी ने बताया है कि रैली चंद्रवंशी समाज सहित सभी अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ा और चंद्रवंशी समाज को पीछे करने का काम किया, लेकिन 2005 के बाद से नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा का सम्मान बढ़ाया है।
दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 49 पहलुओं पर देश 28 राज्यों के 112 आकांक्षी जिलों पर सर्वे कराया गया था। वहीं पर बिहार के बेगूसराय जिले ने नीति आयोग के चयनित 112 जिलों में सभी स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दूं कि बेगूसराय को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 रैंक मिला है। जो आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 49 पहलुओं पर 28 राज्यों के आकांक्षा जिलों का आकलन किया गया है। बेगूसराय का कुल औसत स्कोर 97.6% रहा है। शिक्षा में 71.5 स्कोर के साथ इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य और पोषण में इसे 73.5 स्कोर के साथ 15वां स्थान मिला है। कृषि एवं जल संसाधन में 23.3 स्कोर के साथ 13वां स्थान मिला है। जबकि फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में 27.5 स्कोर के साथ 86वें तथा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 67.6 स्कोर के साथ 8वें स्थान पर है, जिस वजह से इसने ओवरऑल पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, सड़क सुरक्षा को लेकर के पुलिस इन दिनों सावधान दिख रही है। जब पुलिस की तरफ से लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में आज कटिहार के सड़कों पर वर्दी वाले ही वर्दी वालों का चालान काटते दिखे। इस दौरान सड़क पर सुरक्षा नियमों को साइड में रख करके चलने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ पुलिस ने नकेल कसा है। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखे। इसके बाद यातायात पुलिसकर्मियों ने उनको भी नहीं बख्शा और फिर उनका भी चालान काटा। दरअसल कटिहार एसपी के निर्देश पर जिले की ट्रैफिक पुलिस इन दिनों विशेष जांच अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों का ट्रैफिक नियम नहीं मानने की स्थिति में फाइन किया जा रहा है। डीएसपी खुद सड़क पर उतर करके डिजिटल तरीके से फाइन करने की इस विशेष अभियान में सहायता कर रहे हैं। इधर हाजीपुर में विभिन्न स्थानों पर बने चेक पोस्ट के साथ अन्य मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों से यातायात थाना की पुलिस वाहन जाँच के दौरान हर महीने चालान के माध्यम से भारी भरकम जुर्माना वसूल रही है। दोस्तों, बिहार में संवेदनहीनता की सारी हदें पार हो गई है। ये आपको बता दूं कि यहाँ पर एम्बुलेंस से ले जाकर के मरीज को सड़क किनारे फेंक दिया, उसके बाद इलाज के अभाव में ही मरीज की जान चली गई। ये बिहार है जनाब। बिहार में ऐसा ही होता है। जब बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिससे बिहार के पूरे स्वास्थ्य महकमे और फिर सरकार को शर्मसार करना पड़ता है, होना पड़ता है। ताजा मामला बिहार के औरंगाबाद जिला से सामने आया है, जिसको जान करके इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। दरअसल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज को एम्बुलेंस से ले जाकर के सड़क किनारे फेंक दिया गया और फिर इलाज के अभाव में ही उसकी जान चली गई। अब जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरे मामले की लिपापोती में जुट गया है। दरअसल औरंगाबाद में सदर अस्पताल से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लगभग 50 साल के एक लावारिस मरीज को किसी शख्स ने सदर अस्पताल पहुंचा दिया था ताकि उसका समुचित इलाज हो सके, लेकिन मरीज का इलाज करने के बजाय अस्पताल प्रबंधन के आदेश पर इस एम्बुलेंस कर्मियों ने उसे शहर से दूर ले जाकर के सड़क पर फेंक दिया और वहां से खिसक गए। बाद में इलाज के अभाव में उस मरीज की जान चली गई। यह घटना की जानकारी मिलने के बाद बारून थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और फिर शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम कराया गया। मामले के अनुसंधान के क्रम में जब पुलिस ने सख्ती से घटना के बारे में पुलिस कर्मियों से पूछताछ की, तब पूरे मामले का खुलासा हो गया। जब पुलिस ने साक्ष्य जुटाने की नीयत से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिसमें इससे जुड़ा हुआ मामला और भी साफ हो गया है। दोस्तों, बिहार में अगले साल यानी कि साल 2025 में होने वाले बोर्ड परीक्षाओं की पूरी डेट शीट अभी जारी नहीं हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वे शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएससीबी किसी भी वक्त 10वीं और फिर 12वीं बोर्ड के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर सकती है। आपको बता दें कि एग्जाम फरवरी मार्च के बीच आयोजित किए जाएंगे। बीएससीबी की एक अधिकारी ने बताया है कि डेट शीट फाइनल हो चुका है और फिर हम सब अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी हम पूरा शेड्यूल जारी कर देंगे। दोस्तों, अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। जहां उनकी इस यात्रा पर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, वहीं पर अब विपक्ष के सवालों पर मंत्री अशोक चौधरी ने करारा पलटवार किया है। नीतीश कुमार की यात्रा में 225 करोड़ रुपए खर्च होने पर विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई सेंस नहीं है। जब महिला पर सरकार पैसा खर्च कर रही है तो फिर इन लोगों को दर्द हो रहा है। चरवाहा विद्यालय में खर्च करते थे तो फिर इन लोगों को प्रसन्नता होती थी। यही तो फर्क है विचारधारा।
हम महिलाओं के बीच जा रहे हैं, उनको सशक्त करने के लिए संवाद करने, तो फिर इनको दर्द हो रहा है। वहीं पर पटना बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और फिर तेजस्वी यादव के द्वारा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के नीतीश कुमार को पत्र लिखने पर मंत्री ने कहा है कि हर कोई अपने तरीके से मांग करता है, लेकिन सबको कंपटीशन से आना पड़ेगा। जहाँ हर कोई मांग करता है, लेकिन सरकार ये देखी है कि जनता के हित में क्या फैसला करेगा, क्या फैसला होगा। दोस्तों, बिहार में भूमि मापने की परंपरा इकाई जैसे कि कट्ठा, बीघा, धुर और फिर धुरकी काफी प्रचलित है। इनका उपयोग खास करके ग्रामीण इलाकों में होता है। वहीं पर बिहार के बड़े और फिर छोटे शहरों में भी जमीन की मापी के लिए इसी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को अभी नहीं मालूम है कि आखिर कट्ठा, बीघा, धुर, धुरकी क्या होता है। तो आपको बता दूं कि कट्ठा, बिहार में कट्ठा एक भूमि माप की इकाई है। एक कट्ठा बराबर 20 धुर के बराबर होता है। एक कट्ठा जमीन 20 धुर होता है। वहीं पर एक कट्ठा में लगभग 1361.25 वर्ग फुट, स्क्वायर फुट या फिर 126.5 वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल होता है। वहीं पर बीघा के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में बीघा जमीन मापी की एक और पारंपरिक इकाई है। बिहार में एक बीघा बराबर 20 कट्ठा के बराबर होता है। इस हिसाब से एक बीघा बराबर 400 धुर या फिर लगभग 27,245 वर्ग फुट होता है। वहीं पर धुर के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में धुर एक छोटी इकाई है और ये आमतौर पर एक कट्ठा के भीतर 20 भागों में से एक भाग माना जाता है। एक धुर में लगभग 68.0625 वर्ग फुट का क्षेत्रफल होता है। वहीं पर धुरकी के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में धुरकी धुर से भी छोटी इकाई है। जी हाँ, यह आमतौर पर खेत की और फिर अधिक सूक्ष्म माप के लिए उपयोग की जाती है। एक धुरकी की लगभग 3.4 वर्ग फुट का क्षेत्रफल हो सकता है। वहीं पर एकड़ के बारे में अगर बात किया जाए तो एकड़, बिहार में एक एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट यानी कि स्क्वायर फीट बराबर 4,840 वर्ग यार्ड, स्क्वायर यार्ड बराबर 4,046.86 वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर बराबर 0.4047 हेक्टेयर होता है। ये भूमि की बड़ी इकाई के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। वहीं पर हेक्टेयर के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। जी हाँ, 10,000। ये इकाई अंतर्राष्ट्रीय मानक के तहत भूमि माप के लिए इस्तेमाल होता है। हेक्टेयर बड़ी मात्रा में जमीन मापी जाती है हेक्टेयर में। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के झिंगाकटा हाट के पास धान लदी एक लावारिस ट्रक को जब्त कर लिया गया है। जहां आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के झिंगाकटा पंचायत के झिंगाकटा हाट से देर रात ग्रामीणों की सूचना पर धान लदी एक ट्रैक्टर को अंचल अधिकारी बहादुरगंज आशीष कुमार के द्वारा जब्त करके उसे बहादुरगंज थाने के हवाले करके जब्त धान की जांच शुरू कर दी गई है। मामले पर जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष बहादुरगंज अभिषेक रंजन ने बताया है कि ग्रामीणों की सूचना पर अंचल अधिकारी के द्वारा जब्त किए गए ट्रैक्टर को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है, जहाँ अब तक अंचल अधिकारी सहित अन्य किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई भी लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। लिखित शिकायत मिलते ही अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर इसको लेकर के अंचल अधिकारी आशीष कुमार से पूछे गए जाने पर उन्होंने बताया है कि देर रात कुछ ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर पर अनाधिकृत रूप से धान लाद करके ले जाने की सूचना उन्हें दी मिली। वहीं पर सूचना मिलने के बाद उनके द्वारा झिंगाकटा हाट के समीप सड़क किनारे लावारिस अवस्था में धान लदी ट्रैक्टर को जब्त करके उसे थाना परिसर में सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी आलोक कुमार को मामले की जाँच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस संदर्भ में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी आलोक कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया है कि मामले में स्थानीय किसानों से बातचीत करके मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही जांच पूरी करके रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में आरजेडी अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल ने केंद्र सरकार पर जम करके तंज कसा है और कहा है कि संभल को लेकर के बीजेपी राजनीति कर रही है। 2014 से पहले ये मुद्दा क्यों नहीं था उठाया गया, जो कि 2000 के बाद लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जहाँ संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहाँ पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर तंज कसा जा रहा है। इस दौरान किशनगंज में आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल ने केंद्र सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सब मुद्दा 2014 से पहले कहां था, जहां हर जगह खुदाई हो रही है। संभल में मस्जिद को लेकर के जो विवाद हुआ है ये कहीं से भी कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। जो वहाँ नारा लगा हुआ है बहुत ही गलत बात है कि आप वहाँ सर्वे कराने गए थे या फिर दंगा कराने गए थे। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम ही कट रहे हैं, हम ही बट रहे हैं और बदनाम भी हम ही
नहीं हो रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, बस मुद्दे को भटकाने वाली राजनीति हो रही है। यह बुनियादी मुद्दों से भटक करके ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रही है। आगे उन्होंने कहा है कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, उनको अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि उनका बेटा कहाँ है। मंत्री और सांसदों के बेटे आखिर कहाँ हैं? उनके बेटे लंदन जैसे बड़े देशों में पढ़ाई करते हैं और मरने मारने के लिए कार्य करता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुस्लिम समाज भी जदयू को वोट देते हैं। बेशक जदयू को वोट देते हैं। जी हाँ, ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है मंत्री जमा खान का। आपको बता दूं कि मंत्री जमा खान साहब किशनगंज आए हुए हैं और किशनगंज में उन्होंने ललन सिंह के बातों को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, मुस्लिम समाज के लोग भी जेडीयू को वोट करते हैं। तभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। सबकी वोटों की वजह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और सरकार में है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सबके लिए बराबर काम करते हैं, जहाँ बिल्कुल सेक्युलर आदमी है और सबको एक नजरिए से देखते हैं। जब किसी को भी ऊंच नीच या फिर भेदभाव के नजर से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, ना ही उसके लिए भेदभाव के तरह से काम करते हैं। बिल्कुल सबके लिए समान काम करते हैं और बेशक मुस्लिम समाज भी जेडीयू को वोट करते हैं। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो आप किशनगंज सयान हेल्थ केयर सेंटर में आ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मुनिंद्र कुमार MBBS MD MED DNB किडनी स्पेशलिस्ट से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ये क्लिनिक कैलटेक्स चौक रेलवे फाटक से जस्ट पहले है। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए और किडनी से संबंधित जो भी आपकी समस्या है उस समस्याओं से तुरंत छुटकारा पाइए। तो आप अभी नंबर लगा लीजिए और अपना इलाज करवाइए। तो चलिए खबरों की ओर। पूरी खबर के बारे में बात की जाए तो दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार के मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान किशनगंज आए हुए हैं और किशनगंज में मीडिया से बातचीत करने के दौरान जमा खान ने कहा कि बेशक मुस्लिम समाज के लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और जेडीयू को वोट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि किशनगंज में मंत्री जमा खान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए बहुत कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में सत्र का संचालन शुरू होगा। ये जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का काम आलोचना करना है, लेकिन सीएम विकास को प्राथमिकता देते हैं। वहीं पर ललन सिंह के बयान को लेकर के कहा है कि वे अलग हैं। बिहार में मुस्लिम समाज के लोग जेडीयू को वोट देते आए हैं और देते भी हैं, यह इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ललन सिंह एक बयान दिया था जो कि कहा गया था कि मुस्लिम समाज के लोग जेडीयू को ना वोट देते हैं, ना पहले देते हैं, ना अभी देते हैं। हालांकि बाद में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, दूसरे नजरिए से देखा गया है, जबकि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था और न ही किसी की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की गई है। जी हाँ, अब मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके दूसरे नजरिए से पेश किया गया है। मैं ऐसा बिल्कुल भी, मेरा नजरिया ऐसा नहीं था।